ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज एनिमल मैनेजमेंट में हम पशुशाला निर्माण 14th चैप्टर पानी की आवश्यकता व गोबर गैस उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। हाउस कंस्ट्रक्शन, गौशाला का बनाना, पानी कितना चाहिए एक एक जानवर के लिए अलग अलग, और गोबर गैस प्रोडक्शन जो है किस तरह से हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कैसे ये बनता है। तो इस चैप्टर को आज हम शुरू करते हैं। हालांकि पहले वर्णित अध्यायों में पशुशाला के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला जा चुका है तथा इस अध्याय में हम उसी के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का वही सेम है, वो जो कि पीछे हमने कहानी पढ़ ली है पूरी, उसी के बारे में वही पॉइंट्स हैं, वही दीवारें, छत, खेली, मेंजर, वो सारे के सारे फिर वही हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो आपके लिए फ़ायदेमंद और याद होगा। तो इसमें जो कॉमन चीज़ है वो आप छांट लें, अलग कर लें, उसको अलग से याद कर लें। तो एनिमल हाउस कंस्ट्रक्शन, पहला पशुशाला निर्माण। पशुशाला की इकाइयों, हिस्से या कक्षों आदि का निर्माण करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आवश्यक रूप से रखा जाना चाहिए, जो निम्न प्रकार से है। पहला है उसकी दीवारें। पशुशाला के विभिन्न कक्षों की दीवारें आवश्यकता अनुसार ईंटों, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, कीचड़ के लेप, लकड़ी आदि से बनाई जा सकती हैं, जो वातावरण व आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं है पक्के ही बनाएं। हम जो है अक्सर गांव में अपने देखते हैं कच्चे ईंटों के बना के उस पर गारा और गोबर, बहुत सुंदर, शानदार, क्योंकि कच्ची जो है ईंटें हैं, जो कच्चे मकान है वो आप देखेंगे गर्मी में ठंडे रहते हैं और सर्दी में गर्म रहते हैं, ये भी नोट किया होगा आपने। तो ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है पक्के वगैरह बनाने की, लेकिन किसी को ये लगता हो कि बार बार मिट्टी और गोबर से लीपने पड़ेंगे, वो ज़रूरी है। साल भर में एक बार उन पे हाथ घुमाना बड़ा ज़रूरी होता है, मिट्टी, चिकनी मिट्टी और गोबर मिला करके, और उसके अंदर कुछ हम ये जो खराब तूड़ी होती थी उसको मिला लेते थे। तो ये मिला करके खराब तूड़ी जो है ये क्या करती थी, इन कणों को बांध देती थी, तो बरसात वगैरह आती तो ये जो है मिट्टी फिसल के नीचे नहीं जाती थी, ज़्यादा रुकावट लेती थी। तो इसलिए ये जो इस तरह के तीनों कॉम्बिनेशन थे, ये जो ज़्यादातर आसान भी होते हैं, आराम से भी होते हैं और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और पशु के लिए सफिशिएंट होते हैं। लेकिन कोई अगर पक्के बनाना चाहे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बना सकता है आर्थिक स्थिति के अनुसार से। हालांकि पत्थर व ईंटों से बनी दीवारें मजबूत, टिकाऊ व सफाई करने में आसान रहती हैं, परंतु वह थोड़ी महंगी पड़ती हैं। दीवारें उचित मोटाई की होनी चाहिए तथा इनकी आंतरिक सतह चिकनाई युक्त, प्लास्टर्ड व समतल होनी चाहिए, जिससे इसे धोने में आसानी रहती है। दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए तथा इस पर बने हुए खंभों के बीच समुचित खुली जगह होनी चाहिए, जिससे हवा व प्रकाश आसानी से पहुंच सके। दीवार के कोई गोलाई लिए दीवार के कोने जो हैं, ये बिल्कुल ठीक है, दीवार के कोने नहीं, अगर कोई बीच में सपोर्ट बनाया आपने, खंभा लगाते हैं ना, अगर आपने बनाया तो उसके भी कोने गोल होते हैं, चौरस नहीं बनाते कभी भी इसको। यहाँ तो क्या करता है मिस्त्री, उनको उसी समय गोलाई के साथ ही ईंटों को काटता चला जाता है और वो गोल बन जाते हैं। यहाँ क्या है, जल्दी बनाना होता है तो उसको चौरस ही बना देते हैं और फिर उसके जो कोने हैं वो कटर से, आजकल तो कटर अवेलेबल हैं, वो कटर से काट देते हैं, गुड़ाई कर देते हैं उसकी, तो वो जल्दी होता है। और जो ईंटें काट के गुड़ाई दी जाती है उसमें टाइम बहुत लगता है, उसमें मिस्त्री के ज़्यादा पैसे, मजदूरी ज़्यादा बनती है। अब इसका छत जो है, रूफ, पशुशाला के विभिन्न कक्षों की छत का प्रकार वातावरण व आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।
तथा कम बरसात वाले क्षेत्रों में समतल, अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ढलान युक्त होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की छत के अपने फायदे व नुकसान है तथा आवश्यकता के अनुसार ये घास फूस, बांस, लकड़ी, सीमेंट या एल्यूमिनियम या स्टील के टेंट, शीट्स, टाइल्स आदि से बनाई जा सकती है। किसी भी प्रकार की छत बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि मजबूत, हल्की, टिकाऊ, दिखने में सुंदर हो तथा जो खराब मौसम के दुष्प्रभाव को रोक सके, जो जल्दी गर्म नहीं हो वह जो नमी को इकट्ठा नहीं करे। तो अब देखिए, इसमें अगर पैसा है तो ठीक है, वरना जनरली जो है मेरी पोस्टिंग बाड़मेर शुरू में 5-6 महीने 7 महीने रहा, तो वहाँ बड़ा सुंदर तरीका अपनाते थे वो बनाने के लिए। तो उनके पास ये जो कड़बी है, ये जो ज्वार या बाजरे के जो बचे हुए डंठल बच जाते हैं ना, ये खिलाने के काम में आते हैं। वहाँ पे कटाई करके खिलाते हैं, लोग रखते हैं इनको। तो वो 2 काम लेते थे उसमें, वहाँ मैंने देखा ये बड़ा अच्छा तरीका था उनका। तो एक तो क्या है कि वो स्टोर नहीं करना पड़ता, तो ये उसकी छत बना देते थे यूं उठी हुई, जैसे अपने कहते हैं ना पूड़ा बांध लेते थे, और उन पुलों को क्या करते थे वो इस तरह से जोड़ देते थे यूं, और बीच में जो है अगर उसको आपने बड़ा बनाना है तो बीच में क्या करते थे, एक और सपोर्ट लंबी दे देते थे। तो पहले वाले पुड़े पहली सपोर्ट को टच कर गए और दूसरे वाले उसके ऊपर दूसरे को, तो ये इस तरह की ढलान युक्त छत जो है वो बन जाती है। तो ये इतने ठंडे रहते, वहाँ इनको झुंपा बोलते हैं, झुंपा, वहाँ वो झुंपे भी बनाते हैं। तो इस तरह का ये देख करके मैं बड़ा हैरान था कि ये देखिए, साथ में तो उन्होंने ये अपनी जो हरी ये जो इसको बाजरी के वो बोलते हैं उनको रेजिडुअल, साथ में तो उनको सुखा लिया आराम से, कहीं छत की ज़रूरत नहीं पड़ी और छतें ज़रूरत नहीं है ढूंढने की, और साथ में क्या है वो एक छत उसने जो है वो बना दी। अगर बीच में ज़रूरत पड़ भी जाए तो वो इन पुड़ों को काम भी ले लेते हैं। जब 2 महीने 3 महीने निकल गए और अब ये लगता है कि भाई अब इतना वो ऐसा मौसम नहीं रहा, और हमें जो है थोड़े एरिए के अंदर ही जानवर जो हैं, अगर हमने खुला जो है वो रखा हुआ है सिस्टम, तो थोड़े में ही अगर जानवर अंदर चले जाते हैं तो उतना सा पोर्शन रखते हैं ताकि ऐसा कोई बरसात वगैरह का मौसम हो, सारे जानवर उसके अंदर चले जाते हैं और वो बाकी का वो काम में ले लेते हैं। अगर नहीं ज़रूरत होती तो वो बरसों तक पड़ा रहता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा वे है। गरीब लोग जो है पशु पालते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही ठंडे रहते हैं। इनमें आपको फुहारा पद्धति, कूलर सिस्टम और एरा वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। अगर इसको बनाया जा सके तो बना सकते हैं। तो ये छत जो है अगर इस तरह बनाई जाए तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहती है। किसी भी प्रकार की छत बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह मजबूत, हल्की, टिकाऊ, दिखने में सुंदर हो तथा जो खराब मौसम के दुष्प्रभाव को रोक सके, जो जल्दी गर्म नहीं हो और जो नमी को इकट्ठा नहीं होने दे। तो नमी के लिए तो वो लोग क्या करते थे, ये ठीक है कि इसमें इसे नमी पकड़ते हैं, काफ़ी गीले हो जाएंगे तो कई दिन सूखेंगे नहीं, तो उसके ऊपर वो प्लास्टिक जो है वो बांध देते थे पूरे के ऊपर। तो उससे क्या होता था, पानी अंदर नहीं जाता, पानी तो गिरा और प्लास्टिक से ऊपर से नीचे चला जाता था। और ये जो छत है जितनी धूप जो है वो इतना ये अब्जॉर्ब नहीं करती, तो छत गर्म नहीं होती, तो बड़े आराम से जानवर जो है वो रखे जा सकते। छत कक्ष के एक तरफ से ढाल युक्त या मध्य से दोनों तरफ ढाल युक्त हो सकती है। एक तरफ से या तो जैसे देखिए ये दीवार बड़ी बन गई और इसको छोटा बना लिया तो ये इस तरह से छत बन गई, तो ये तो एक ढलान वाली भी हो सकती है। अगर बीच में आपने ऊंचाई दे दी तो ये दोनों तरफ ढलान वाली भी छत हो सकती है। ये दोनों तरफ हो गई, एक तरफ बड़ी दीवार के ऊपर, ये एक तरफ वाली छत ढलान वाली होगी। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। दोनों ही अवस्था में हवा के आवागमन में सूर्य के प्रकाश की उच्च व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो उसमें खिड़कियां वगैरह रखी जा सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब फर्श जो है, पशुशाला के कक्षों का फर्श इस प्रकार फर्श होना चाहिए
वो आसानी से साफ किया जा सके, सूखा फिसलन रहित हो, जिस पर पानी इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए फर्श ईंटों, पत्थर, टाइल, सीमेंट, कंक्रीट आदि से बनाया जा सके। साथ ही इसे नाली की तरफ उचित ढाल युक्त बनाया जाना चाहिए। तो अब ये देखिए सारे खर्चे के वो काम हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मैंने नहीं देखा, वो क्या करते हैं, कच्चे फर्श जो है सिस्टम में रखते हैं मिट्टी के, तो ढलान थोड़ी ज़्यादा रख देते हैं, जिससे क्या होता है पेशाब वगैरह वो ढलान होकर नीचे जो वापस उनके नालियों में चला जाता है और वो सूखे रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पक्के ही बनाए जाएं, ऐसा भी किया जा सकता है। यहाँ पे अक्सर डेयरियाँ मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ, तो वहाँ ऐसी हैं, कुछ ने पक्के बना रखे हैं, लेकिन गर्म बहुत होती हैं। अब वो एक तो नीचे फर्श हो, आसान नहीं जानवर को बैठना उठना, लेकिन एक कच्चा फर्श हो, कच्चा जो है रेत हो डाली हुई तो सॉफ्ट हो, तो उसको आराम से जानवर जो है बैठ सकता है। अब डोर और विंडो, दरवाजे व खिड़कियाँ, ये पीछे हमने इसको पढ़ लिया है। सिंगल रो में शेड के दरवाजे 5 फुट से चौड़े व 7 फुट ऊंचे हैं, जबकि डबल वाले में 8, 9 व 7, ये पीछे दे रखा है, पढ़ दिया। दरवाजे लकड़ियाँ लोहे के बने हो सकते हैं तथा खुले होने पर ये पशुओं के आवागमन को बाधित नहीं करने चाहिए। पशुशाला का मुख्य दरवाजा वाहनों के आवागमन के लिए उचित चौड़ा होना चाहिए। पशुशाला की सभी कक्षों में खिड़कियां भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो उचित चौड़ाई व ऊंचाई की होनी चाहिए, तथा इसमें लोहे की छड़ें या जाली लगाई जा सकती है, जिससे हवा का पर्याप्त आवागमन हो। ये वही हैं जो हमने पीछे जो है पढ़ रखे हैं कंप्लीट। मेंजर, नांद, किसी भी पैन या शेड मेंजर की लंबाई, चौड़ाई व गहराई उचित होनी चाहिए, जिससे वहाँ उपस्थित पशु आसानी से चारा खा सकें। ये लकड़ी, पत्थर या ईंट, सीमेंट में बनाया जा सकता है, तथा ईंट, सीमेंट, कंक्रीट से बना हुआ मेंजर श्रेष्ठ रहता है, जिसे टुकड़ों में बांटा गया हो, यूं टुकड़े छोड़ के, पहले ये बनाया, फिर उसको बीच में से दिया, फिर उसके बाद में बनाया, फिर हटा दिया, थोड़ी गैप दे करके टुकड़ों में बनाया जाता है। मेंजर का अगला हिस्सा ऊंचा करीब 16 इंच या नीचा करीब 6 से 9 इंच रखा जाता है, ऊंचाई उसकी। और जैसी आवश्यकता हो, इसका पीछे वाला हिस्सा करीब 2.5 से 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। मेंजर का फर्श जमीन से करीब 6 से 9 इंच की ऊंचाई पर होना चाहिए। अगर मेंजर चौड़ा हो तो इसके चारों तरफ लोहे के पाइप लगा देने चाहिए, जिससे पशु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सके। 6 से 9 नीचा, गहराई 1.25 इंच, ये करीबन 1.25 इंच, 1.25 इंच के करीब, और 16 इंच का करीब हो गया 12 और 4, 1.25 फीट से ज़्यादा। अप्रॉक्सीमेट 1.5 फीट के करीब रखते हैं जनरली बड़े जानवर के लिए, 1.25 सही है ये बिल्कुल। और उसका लगभग 1.25 फीट के करीब गहराई जो है वो देते हैं। खेली, पानी के लिए जो है वाटर ट्रफ, ये भी पत्थर या ईंट, सीमेंट, कंक्रीट से बनाए जा सकते हैं। लोहे की टंकी भी काम में ली जा सकती है। यह सामान्यतः आयताकार होती है तथा पशुशाला के कक्षों में उपयुक्त जगह पर उचित माप की होती है। यह सामान्यतः 2 से 3 फुट चौड़ाई की और 2 फीट गहराई, 2 फीट गहराई, यस, तथा इसकी लंबाई जो है वह संख्या, पशुओं की संख्या पर निर्भर करती है। ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से पानी रिसे नहीं व कीचड़ इकट्ठा नहीं हो। तो कीचड़ इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए भी जो खेली है उसके चारों तरफ लगभग 8 फीट लंबाई का लगभग जो है
8 से 6 से 8 फीट लंबाई का चारों तरफ जो पक्का फर्श कर देते हैं, जिससे जानवर उस पर खड़ा रहता है और वहाँ से पानी पी करके लौट जाता है। ये भी एक अच्छा तरीका है, ताकि उसके अंदर पास में अगर कोई छोटा मोटा पानी जानवर पीता है तो मुंह में लेके जब वो मुंह को बाहर पानी पी के निकालता है तो थोड़ी बहुत पानी गिरता है, तो इतने जानवर पानी पिएंगे, इतना पानी गिरेगा तो वहाँ मड हो जाएगा। तो अगर पक्का होगा तो वो नीचे जो है वो ढलान में चला जाएगा। मैन्योर गटर, गोबर की नाली, पशुओं के खड़े होने की जगह के पीछे की तरफ थोड़ी गहरी ढाल युक्त नाली बनाई जाती है, जो और पीछे जाकर गहरी हो जाती है तथा इसमें पशु का मल मूत्र त्याग करते हैं। यह लगभग 2 फुट चौड़ी होती है तथा इसका ढाल इस प्रकार होना चाहिए कि मूत्र इकट्ठा नहीं हो सके। 2 फुट चौड़ी, 2 फुट चौड़ी तो बात लगभग ये 2 इंच है या 2 फीट है, इसको देखना पड़ेगा। 2 फुट तो बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा जानवर हों तो अलग बात है। 1 मिनट इसको लेट मी सी। 2 फुट चौड़ा, कई बार मिस्टेक हो जाती है प्रिंट में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इन दोनों को अच्छी तरह से और क्लियर कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है इसका। इसका ढाल तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 इंच 10 फुट पे होना चाहिए। गोबर को उठाकर दूर स्थित गड्ढे में डाल देते हैं, गटर को धो देते हैं जिससे मक्खियाँ नहीं पनपती। गोबर को उठाकर दूर स्थित गड्ढे में डाल देते हैं, तो ये 2 फुट का ही होना चाहिए भाई, सही है। हाँ, मैन्योर गटर, गोबर की नाली, ये सही है। 2 फीट ही होगा, ये सही है। 2 इंच के अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा, इतने जानवरों का गोबर है। 2 फीट सही है ये, बिल्कुल 2 फीट चौड़ी, यहाँ बिल्कुल सही किया गया। अब जो है बाड़ाबंदी, फेंसिंग, तारबंदी चारों तरफ, बाड़ाबंदी, फेंसिंग कैसे करते हो। पूरी पशुशाला की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ बाड़बंदी की जाती है, जो दीवार बनाकर, कंटीले तार लगाकर या साधारण तार लगाकर भी बनाई जा सकती है। इसके लिए निश्चित दूरी पर ईंट, सीमेंट, लकड़ी या लोहे के खंभे बना या गाड़ दिए जाते हैं, जिससे तारों को बांधा जाता है। ये लगभग 3 से 5 फुट की ऊंचाई तक करते हैं। 3 फीट तो थोड़ा है, 5 फीट ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कई बार जानवर ऊपर से जो जंपर करता है तो थनों में वो कंटीले तार भी उस थनों को चीर देते हैं। इस प्रकार पशुशाला निर्माण के लिए उसकी सोच दिमाग में आने से लेकर जगह का चुनाव करने, भवन निर्माण शुरू करने, पशुओं की देखभाल व प्रबंधन करने, उत्पादों को बेचने तक की सारी प्रक्रिया में बहुत सोच समझकर कदम रखे जाने चाहिए, तभी हमें बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए हमने पशुशाला खोल ली है। तो ये तो सारे के सारे हमने पिछले हमारे उन चैप्टर्स के अंदर लगभग जो पढ़ लिए। अब हमारे पास विभिन्न पशुओं के लिए पानी की कितनी आवश्यकता रहेगी, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट एनिमल्स। यह सर्वविदित है, जल ही जीवन है, क्योंकि यह शरीर में तापमान नियंत्रण, सांद्रता नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन व अम्ल क्षार संतुलन, एसिड बेस बैलेंस आदि के काम में आता है तथा यह बहुत महत्वपूर्ण विलायक है, सॉल्वेंट है। पानी की आवश्यकता पशु की स्पीसीज व आकार, शरीर की कार्यक्षमता, मौसम व भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। तो विभिन्न पशुओं की पानी की आवश्यकताएं निम्न प्रकार होंगी। गाय व भैंस के लिए पीने के लिए पानी जो है 40 से 60 लीटर एवरी डे, 40 से 60 लीटर ये आएगा, ये पूछा जाता है। चाहे वो भेड़ बकरी के लिए पूछ लिया जाए, चाहे वो गाय के लिए पूछ लिया जाए, लेकिन ये जनरली तो क्योंकि डेयरी के पर्पज़ से है तो जनरली पीने का पानी की व्यवस्था जो है गाय भैंस के लिए ज़्यादा है। और साफ़ सफाई के लिए भी 50 से 70 लीटर पानी की आवश्यकता जो है रहती है। तो 100 लीटर पानी हो गया अप्रॉक्सीमेट ये, तो ये चाहिए पर एनिमल के लिए।
भेड़ व बकरी पीने के लिए पानी लगभग 18 से 12 लीटर प्रतिदिन, सॉरी 8 से 12 लीटर प्रतिदिन। घोड़ा इसमें वही सेम अप्रॉक्सीमेट वही गाय भैंस वाला अप्रॉक्सीमेट है 30 से 40 लीटर और 25 से 35 लीटर सफाई के लिए प्रतिदिन। ऊंट के लिए पानी प्रतिदिन औसत जो है 25 से 35 लीटर, परंतु अधिक प्यास होने पर लगभग 80 लीटर तक एक बार में ये जानवर जो है वो पी लेता है। और ये फिर इसको 2 दिन ना भी दिया जाए तो ये काम चलता है, ये भी इसकी खासियत है। कुत्ता पीने के लिए पानी लगभग 1 से 4 लीटर, सूअर पीने के लिए पानी लगभग 20 से 25 लीटर प्रतिदिन। पोल्ट्री के लिए लगभग 3.5 से 4.5 लीटर पानी प्रतिदिन 18 से 20 पक्षियों के लिए पर्याप्त है। 10 पक्षियों के लिए 1 लीटर 1.5 लीटर होता है। यस, अप्रॉक्सीमेट 10 पक्षियों के लिए 1.5 लीटर सफिशिएंट होता है। तो ये 20 हो गए तो 3 लीटर 4.5 लीटर, तो इसी को याद करो आप, 3.5 से 4.5 लीटर 18 से 20 पक्षियों के लिए ज़रूरत है। तो ये हमने आज इसके बारे में गोबर। अब हम आगे गोबर गैस के बारे में इसको गोबर गैस के बारे में थोड़ा इसकी जानकारी और आज, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा आज का लेसन। गोबर गैस प्लांट और बायोगैस प्लांट, जहाँ कहीं भी बड़ी संख्या में गाय या भैंसें पाली जाती हैं, वहाँ पर अगर उनके मल गोबर मूत्र को खाद के रूप में पूरी तरह काम में लिया जा सके तो ये इकट्ठे होते रहें, तो इनसे विभिन्न तरह की बीमारियाँ व मक्खियाँ पैदा होने की परेशानी सतह बनी रहती है। बहुत सी जगहों पर गोबर को सुखाकर ईंधन के रूप में काम में ले लेते हैं, परंतु इस मल मूत्र को गोबर गैस संयंत्र में प्रयुक्त करने से बहुत सारी परेशानियाँ हल हो जाती हैं व यह लाभप्रद भी रहता है। इससे होने वाले फायदे जरूरी हैं, इम्पॉर्टेंट। पशुओं से प्राप्त मलमूत्र का सही उपयोग, सही डिस्पोजेबल, मलमूत्र से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम, मक्खियों में परजीवियों को पनपने से रोकना, पशुशाला के वातावरण को स्वच्छ रखना और ईंधन प्राप्त करना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए खादी ग्रामोद्योग गोबर गैस यंत्र, खादी ग्रामोद्योग बायोगैस प्लांट सर्वाधिक व सामान्यतः काम में लिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसके सिर्फ चैम्बर है बड़ा सा। खादी ग्रामोद्योग गैस यंत्र बायोगैस प्लांट, इस यंत्र में निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पहला है इनपुट फिलिंग चैम्बर, जहाँ से गोबर डालते हैं। यह वह भाग होता है जिसके द्वारा गोबर मूत्र व पानी का मिश्रण डाइजेस्टर में डाला जाता है। यह जमीन पर स्थित होता है, वह एक पाइप द्वारा डाइजेस्टर में खुलता है। तो ये डाइजेस्टर जो है ये क्या है, एक इसी तरह से ये डायग्राम में दे रखा है, ये बनाया हुआ, चाहे ये लोहे का ज़्यादातर, वैसे तो अगर सीमेंट और कंक्रीट उसका बनाया जाता है तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि लोहे वाले में हमने देखा है कि जंग लगने के ज़्यादा आसार रहते हैं, तो ये ख़राब होता है। लेकिन ये जो कंक्रीट सीमेंट और कंक्रीट का बना दिया जाता है, ये पक्का बन जाता है और कहीं प्रॉब्लम नहीं आती किसी प्रकार की इसकी। तो इसलिए ये जो खड्डा सा है ये डाइजेस्टर है, जिसके अंदर हम डालेंगे, डाइजेस्ट करेगा, जो इसको खाद बनाएगा डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि कुछ डाइजेस्ट करेगा तो इसको जो है इसमें गैस निकलेगी। डाइजेस्ट का मतलब है इसमें किण्वन होगा, फर्मेंटेशन। तो यहाँ इससे क्या होगा, गैस बनेगी और जो हमारे पास बाद में जो स्लरी बचेगी, यानी कि जो गंदा फिल्टर्ड जो बचेगा बाद में, जो इसको हम कह सकते हैं गंदा रेत वगैरह जो भी है इसके अंदर बचेगा जो, तो ये इसको स्लरी कहते हैं। ये स्लरी है, ये डाइजेस्टर है पूरा का पूरा। और इन पुट फिलिंग जो चैम्बर है, तो यहाँ आप देखें इसके बारे में। डाइजेस्टर यह एक छोटा कुआं होता है जो ज़मीन के अंदर ईंट पत्थर सीमेंट कंक्रीट की सहायता से बनाया जाता है। इसलिए इसकी गहराई लगभग 10 फुट से 20 फुट, चौड़ाई 5 से
20 फुट तक हो सकती है। इसके मध्य में ईंटों की एक दीवार बनाई जाती है जो इसे 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग में एक सीमेंट का पाइप होता है। एक पाइप जो इनपुट से आता है का निचला मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये देखिए इसमें दिखा रखा है, जिससे गोबर का घोल आसानी से मिल सके। दूसरा पाइप स्लरी को बाहर निकालने के काम में आता है। यह पाइप पहले वाली पाइप की तुलना में कुछ नीचे रखा जाता है। तो ये सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। अब इसमें गैस होल्डर एक होता है। यह लोहे का बना हुआ गोल टैंक या ड्रम होता है जिसमें गैस संग्रहित होती है। ड्रम एक पत्थर पर रखा होता है जिसमें पानी व तेल यूज्ड मोबाइल ऑयल भरा होता है, जिससे ड्रम खराब नहीं होता। पत्थर के बीच में एक छेद करते हैं जिसके द्वारा एक पाइप गुजारा जाता है जो ड्रम व कुएं को जोड़ता है। आउटपुट, ये जमीन पर इनपुट से थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होता है। इसमें कुएं से निकली हुई स्लरी इकट्ठी की जाती है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, गार जिसको अपने बोल सकते हैं, गार भी कह सकते हो आप। गोबर गैस उत्पादन की विधि, प्रोसीजर ऑफ गोबर गैस प्रोडक्शन। बेहतर गैस उत्पादन के लिए गोबर या मनुष्य के प्राप्त फीसिस को 10 दिन तक सड़ने देते हैं। इसके पश्चात गोबर व पानी को 1:4, इसको भाई आपने याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 1:4 के अनुपात में गोबर 1 भाग पानी 4 के अनुपात में मिलाकर इनपुट के द्वारा डाइजेस्टर में डालते हैं। इन्हें बराबर मात्रा या 4.5 के अनुपात में मिलाकर भी काम में ले सकते हैं। बेहतर गैस उत्पादन के लिए मिश्रण की pH 6 से, अंडरलाइन कर लेना भाई इसको, pH 6 से 8 के बीच तथा तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अंडरलाइन कर लेना इन दोनों को। सर्दियों में मिश्रण को थोड़ा गर्म करके डालना चाहिए। शुरुआत में गैस उत्पादन शुरू होने में 20 से 30 दिन लगते हैं। कुछ दिनों बाद स्लरी कुएं के दूसरे भाग में पहुंचती है, जिसे दूसरे पाइप द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। इसे सीधे ही तथा बाद में खेतों में खाद के रूप में काम में लेते हैं। ड्रम में एकत्रित हुई गैस को रसोई घर या मशीनों के कार्य के लिए सुचारू रूप से काम चलाने के लिए काम में ले लेते हैं। तो अब इसमें अब ये लाइन पूरी की पूरी अंडरलाइन कर लेना है। गोबर गैसों का एक मिश्रण है, तो जिसमें कौन कौन सी हैं, इसमें 55% मीथेन है, 44% कार्बन डाइऑक्साइड है, सूक्ष्म मात्रा में इसमें ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। इस गैस का उपयोग बिजली उत्पादन में भी किया जा सकता है व इसके साथ ही इसे डीजल इंजन भी चलाया जा सकता है। इस गैस का इंजन के रूप में उपयोग करने पर आंखों व फेफड़ों की बीमारियां पैदा नहीं होती, जो गोबर को सुखाकर जलाने व पैदा होने वाले धुएं से होती हैं। इस प्रकार बायोगैस प्लांट किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ पशुओं से प्राप्त मल मूत्र के समुचित उपयोग में भी काम में आता है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली लोग, अगर कोई अकेला घर उसको लगा लेता है, पास में 5-4 उसके यहाँ ढानियाँ पड़ती हैं, तो ये पैसे का सोर्स भी बना लेते हैं। तो क्या करता है, जो 4 ढानियाँ हैं वो बेचारे इतना पैसा नहीं लगा सकते, तो क्या करते हैं, तो ये यहाँ से अपने इस गैस प्लांट से क्या करता है, उन 4-5 ढानियों को कनेक्शन दे देते हैं लाइट के लिए और उसके किचन में उसको काम में करने के लिए। तो एक थोड़े बहुत पैसे लेकर के, तो एक तो इनकम हो गई और ख़ुद का पूरा घर का काम चल गया। इंजन अगर ये जो हमारी कटिंग करने वाली, हरा चारा कटिंग करने वाली मशीन होती है, वो कईयों के यहाँ इंजन पे होता है, तो इंजन अगर उससे चल जाए, हमारा जो है कई यहाँ पे इतने बड़े सिस्टम के अंदर और कई तरह की जो है ये मोटर इसमें जो है चला रहे हैं, तो इसमें जो है लोग अगर इसमें अच्छा बेनिफिट लेना चाहें तो ये एक बहुत बड़ी अच्छा बेनिफिट देने वाला ये प्लांट है। तो इसको अच्छी तरह से अगर जो समझ लेता है, और इसमें पशु पालक के लिए तो बहुत ही ये जो है अच्छा है, क्योंकि उसने पशु हैं उसके पास, तो उसका मल मूत्र जो आएगा ही आएगा, बजाय कि वो सीधा उसकी खाद बना करके खेतों में डालता है, बजाय इसमें जो है वो पहले काम लेके फिर भी वो खाद ही बनती है, और उस खाद को अगर उस
स्लरी को वो काम में लेता है तो वो ज़्यादा उल्टा जो है खाद का काम देती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी इसके सरकार द्वारा योजना भी है। इसमें क्या अनुदान भी मिलता है, तो आप सरकार से अनुदान लेकर के भी खेतों में ये लगाया जा सकता है। तो आज ही हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।